हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अन अकेडमी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से गेट 2023 टारगेट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो एक कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसमें आप कैसे फुल मार्क्स ले पाएँ। फुल मार्क्स का मतलब ये है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके थ्रू आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले पाएँ। तो एक बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो बात ये है कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो एक कोर सब्जेक्ट है और ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसको थोड़ा टफ भी आप मान सकते हैं कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो थोड़ा से डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है जब वो इसको प्रिपेयर करते हैं। और अगर गेट के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो अगर आप सिलेबस देखेंगे गेट अथॉरिटी की तरफ से जो सिलेबस मिला हुआ है उसमें भी उन लोगों ने डायरेक्ट ही लिख दिया है, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, सिर्फ इतना लिख दिया है। तो एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन में हमको क्या पढ़ना है, तो हम इसको डिकोड कैसे करें। तो बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस पूरे सिलेबस को आप किस तरीके से डिकोड करें जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप जिससे आप पढ़ें और आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस किस तरीके से डिकोड करें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, लगभग लगभग हमारे पास 3 मंथ्स जो है वो रिमेनिंग है गेट एग्जाम में अपियर होने से पहले। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 1 मंथ भी डिवोट करते हैं तो हम कम्युनिकेशन सिस्टम को ईजिली प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक, और अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर आपके पास आप कॉलेज गोइंग भी हैं और आपके पास टाइम है कि पर डे आप 5 से 6 आवर्स जो है स्टडी में दे सकते हैं, तो आपके दिन कम हो जाएंगे, फिर आपको 30 डेज नहीं लगेंगे इसको प्रिपेयर करने में। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस पूरे सिलेबस को आप डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस पूरे सिलेबस को, जो गेट का सिलेबस है कम्युनिकेशन सिस्टम का, इसको मैंने ना पूरे के पूरे 7 जो है 8 मॉड्यूल में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो मैंने मॉड्यूल बना रखे हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस पूरे सिलेबस में मैंने 8 मॉड्यूल बना रखे हैं। जैसे पहला मॉड्यूल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, दूसरा है एंगल का, तीसरा है एनालॉग रिसीवर का, चौथा मॉड्यूल जो आप देखेंगे रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस। फिर उसके बाद यहाँ से डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बेस बैंड ट्रांसमिशन, बैंड पास और नॉइस। ये ऐसा है, नॉइस एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब आता ही आता है। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है। और ज्यादा और डिफिकल्ट पार्ट भी यही है कम्युनिकेशन सिस्टम का, एक रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट जो आता है, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस, और एक नॉइस वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बाकी सारे पार्ट इतने डिफिकल्ट नहीं रहते। और एक है लास्ट जो मॉड्यूल है वो इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड एरर कोडिंग। तो मैंने पूरे सिलेबस को जो है वो 8 मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है, तो आप अपनी कॉपी में ये मॉड्यूल्स लिख सकते हैं। हालांकि ये पीडीएफ में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पिन करवा दूंगा, लेकिन उसके अलावा भी आप अगर पहले आप समझ रहे हैं तो फिर आप ये मॉड्यूल को पहले समझें, मॉड्यूल आप लिख लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर आप कम्युनिकेशन में मार्क्स निकालना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ मॉड्यूल नंबर 1 की। तो मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो है सर हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन लिख दिया है गेट अथॉरिटी ने अपने सिलेबस में, सिर्फ इतना लिख दिया है। अब हमको कैसे पता चले कि हम उसमें क्या हमको पढ़ना है और क्या हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हमको कैसे पता चले, तो इसके लिए आपके पास पीवाईक्यू होना जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तैयार कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पढ़ने के लिए आपको क्या क्या देखना है, कि सबसे पहले तो आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डायग्राम आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से डायग्राम बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर आप टाइप्स ऑफ एएम में आ जाइएगा। पावर कैलकुलेशन आप निकालेंगे, पावर सेविंग आप निकालेंगे कि एएम में कितनी पावर सेविंग होती है, पावर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पावर सेविंग तब निकलती है जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के आप टाइप्स पढ़ते हैं, यानी कि जब आप डबल साइड बैंड पढ़ते हैं, सिंगल साइड बैंड पढ़ते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड पढ़ते हैं, तब आपको यहाँ से जो है पावर सेविंग आपको देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैंडविड्थ एंड पावर रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी टोन, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप सिंगल टोन से स्टार्ट करेंगे। जब सिंगल टोन के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तब आप स्विच करेंगे का सर मल्टी टोन में। तो ये है कुछ बेसिक्स जो आपको पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो इतना तो है बेसिक्स। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इजीली, कहीं किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नोट से पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास नोट्स हो। तो यहाँ से यहाँ तक के जो टर्म है सर, यहाँ से यहाँ तक, ये तो बेसिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सर, एकदम बेसिक है। ठीक है, ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है,
ये आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एकदम याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। ये सब चीजें आपको एक एक पॉइंट वाइज याद होनी चाहिए, पॉइंट वाइज इनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो आपको जनरेशन में जाना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, जिसमें आपको स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर आता है, स्विचिंग मॉड्यूलेटर आता है। हालांकि 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसी स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पर। ठीक है, ये डिटेक्शन ऑफ एएम अगर आप देखेंगे, डिटेक्शन ऑफ एएम में भी अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर मिलेगा आपको, एनवलप डिटेक्टर मिलेगा और सिंक्रोनस डिटेक्टर मिलेगा। जिसमें मैं आपको बता दूं, जो एनवलप डिटेक्टर है इसको तो आप 5 स्टार दे दो, इसके कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे पीएसयूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछे जाते हैं, और इवन गेट एग्जाम में भी यहाँ से पूछे जाते हैं एनवलप डिटेक्टर से। तो ये चीज आपको एकदम पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये सब चीजें पता कर लेंगे, इसके बाद आप मूव कर सकते हैं डबल साइड बैंड पर। डबल साइड बैंड और सिंगल साइड बैंड में आप मूव कर सकते हैं। तो डबल साइड बैंड आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, इसका जनरेशन और डिटेक्शन दोनों देखना है। फिर आपको सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर भी देखना है, तो सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर भी आपको यहाँ से पढ़ना है। लेकिन जब आप डबल साइड बैंड से सिंगल साइड बैंड की तरफ मूव करेंगे तो बीच में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर जो मदद करता है आपको क्या, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर को जनरेट करने में। तो बीच में एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का बेसिक भी है। ठीक है, तो ये बेसिक आप पता कर लें, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का बेसिक पढ़ लें कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का जो बेसिक है वो क्या होता है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके अलावा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, उसके अलावा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एनर्जी चेंज नहीं करता है। तो ये सारी बेसिक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आप मूव कर सकते हैं SSB-SC पर। ठीक, और एक टॉपिक और इसमें आता है बड़ा अच्छा है, वो टॉपिक है प्री एनवलप और कॉम्प्लेक्स एनवलप। ठीक है, प्री एनवलप, कॉम्प्लेक्स एनवलप, और एक होता है नेचुरल एनवलप। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी आती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, तो हम इनके बारे में, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमको मिले हैं। फिर लास्ट में हमारे पास आता है FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आप चाहो तो इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साथ पढ़ सकते हो, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जब आप पढ़ रहे हो उसी के साथ आप FDM भी पढ़ सकते हो। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो FDM और TDM को एक साथ ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आप यहाँ भी पढ़ सकते हो अगर आपको पास टाइम है, आपको लगता है कि मेरे नोट्स में ये है या फिर मैं इसको पढ़ सकता हूँ, तो इजीली आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो। तो मॉड्यूल 1 में इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। तो ये है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेकिन ये इजी टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एकदम इजी मॉड्यूल है। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा जो है कंसेप्चुअली बहुत ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को नहीं आता। कंसेप्चुअली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही समझोगे इसमें जब आप इसको पढ़ोगे ढंग से तो। ठीक है, और इसमें इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं है कि जो आपसे ना हो, इजी कैलकुलेशन है। PYQ लगाओगे, क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे PYQ से ट्राई करोगे उन कॉन्सेप्ट्स को, या फिर अदर बुक्स से भी आप इनके न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं, तो इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, और बहुत टफ यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। बस तरीका ये है कि आपका जो पूरा फोकस है वो ये होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर। ठीक, तो यहाँ से आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप यहाँ इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होकर जाओगे। मॉड्यूल 2 की बात करता हूँ तो मॉड्यूल 2 में आता है हमारा एंगल मॉड्यूलेशन, जिसमें FM और PM पूछा जाता है, और ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि मॉड्यूल 2 भी इंपॉर्टेंट है जितना मॉड्यूल 1 है। तो हालांकि सारे मॉड्यूल ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल 1 और 2 इंपॉर्टेंट है बाकी नहीं है, सारे मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर यहाँ देखोगे तो एंगल मॉड्यूलेशन में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि बेसिक ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, बेसिक आपको पढ़ना है, एंगल मॉड्यूलेशन की जो इक्वेशन होती है आपको वो देखनी है कि किस तरीके की। उसमें भी आपको फेज और फ्रीक्वेंसी में डिफ्रेंशिएट करना है कि जब फेज मॉड्यूलेशन होता है तो इक्वेशन कैसी हो जाती है, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है तब जो एंगल मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है फेज सेंसिटिविटी का, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी का। तो वो सब चीजें आपको यहाँ से एकदम पता होनी चाहिए, तब आप जाकर ये इस पर पकड़ बना पाओगे। ठीक है, ये एक होता है रिलेशन बिटवीन FM एंड PM। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार फ्रेम करता है एग्जामिनर, अगर आप PYQ देखेंगे तो रिलेशन FM और PM पर भी क्वेश्चन रिलेट करके पूछे गए हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर जब भी एंगल मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन फ्रेम करता है या तो वो एकदम सिंपल क्वेश्चन फ्रेम कर देता है,
ठीक है, कि बैंडविड्थ निकालो एफएम की, तो बैंडविड्थ निकल जाती है कार्सन रूल से। और अगर उसको टफ क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो वो एफएम और पीएम के रिलेशन पर क्वेश्चन फ्रेम करेगा, अगर टफ फ्रेम करना होगा। हालांकि टफ क्वेश्चन भी हमसे बन जाता है, इतना टफ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं रहता, लेकिन फिर भी यहाँ से आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक दो बार अगर पीवाईक्यू ट्राई करोगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है, एग्जामिनर प्रेफर करते हैं कि ठीक है भाई यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, तो ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने। अगर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में एक अच्छे मार्क्स लेने हैं एग्जाम में, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप देख लीजिएगा, नैरो बैंड एंड वाइड बैंड, इनके स्पेक्ट्रम भी आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम भी आपके दिमाग में होने चाहिए कि सर स्पेक्ट्रम कैसा होता है नैरो बैंड का, और सर स्पेक्ट्रम कैसा होता है वाइड बैंड का। ठीक है, ये फिर यहाँ से आता है सर पावर कैलकुलेशन एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, और इसके साथ मैं एक टॉपिक और लिख देता हूँ यहाँ पर, बैंडविड्थ कैलकुलेशन। ठीक है, बैंडविड्थ कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर मिस हो गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, बैंडविड्थ कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है। तो बैंडविड्थ कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, यहाँ पर जो है बेसल्स फंक्शन का भी यूज होता है पावर कैलकुलेशन में, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बेसल फंक्शन एकदम पढ़ डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, याद कर दे रहे हो उनके नंबर्स, ऐसा नहीं है। बस आपको बेसिक्स देखने हैं कि बेसल्स फंक्शन की मदद से हम कैसे पावर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैंने टॉपिक तो बहुत सारे लिख रखे हैं, लेकिन मैं इसमें अगर बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जब भी जनरेशन ऑफ एफएम की बात आए तो आप मिक्सर और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। ठीक है, ये जरूरी है। हालांकि जनरेशन ऑफ एफएम आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर नहीं भी पढ़ेंगे या जस्ट ऐसे पढ़ लेंगे कि हाँ इनडायरेक्ट ये होता है डायरेक्ट ये होता है, तब भी चल जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो वो आपको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का याद रखना है, मिक्सर का याद रखना है कि मिक्सर का इफेक्ट कौन से फ्रीक्वेंसी पर पड़ता है कौन से पे नहीं है, ये चीजें आपको याद रखनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है, स्लोप डिटेक्शन है, फेज लॉग लूप है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इनको नहीं भी पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेज लॉग लूप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा देख लेना, ये फेज लॉग लूप का, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लोगे तो शायद थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। लेकिन अगर आप यहीं तक रुक जाओगे एंगल मॉड्यूलेशन में, तब भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरे टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो ये सोचता है कि नहीं मेरे को तो पूरा ही कवर करना है, तो फिर वो ये सारे टॉपिक कवर कर सकता है मॉड्यूल 2 के। ठीक है, तो इजी रहेगा मॉड्यूल 2 आपके लिए। तो बस आपको पढ़ना है और आपको अपना रिदम सेट करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो चीजें आपके दिमाग में इजीली फिट हो रही हैं। ठीक, ये मॉड्यूल 3 की बात करते हैं। मॉड्यूल 3 तो बहुत ही छोटा है, जिसका नाम है एनालॉग रिसीवर। ठीक है, एनालॉग रिसीवर में, तो एनालॉग रिसीवर में आपको कुछ पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, रिसीवर के बेसिक टर्म्स जो होते हैं, फिडिलिटी होती है, सेलेक्टिविटी होती है, सेंसिटिविटी होती है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका बेसिक मीनिंग समझना पड़ेगा, कुछ कुछ बेसिक टर्म है। उसके बाद हमको यहाँ पर एक रिसीवर मिलता है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, और इसके बाद एक आता है हमारे पास सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। बस ये दो रिसीवर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें भी सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम करे गए हैं, और इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सर इमेज फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इमेज फ्रीक्वेंसी का, तो इमेज फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझना पड़ेगा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। इस पर तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था 2022 में, एक प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इजी है प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी आया था 2022 में, लेकिन वो बेस्ड था कॉन्सेप्ट पर। अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो मॉड्यूल 2 जो है वो एनालॉग रिसीवर का है, बहुत ही आसान है। ये टॉपिक बस आपको दो ही पढ़ने हैं, चाहे वो टीआरएफ हो चाहे वो सुपर हेट्रोडाइन। ठीक है, और इनमें भी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इमेज फ्रीक्वेंसी का, इमेज रिजेक्शन रेशियो का, तो वो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, उसको तैयार करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक फार्मूला लिस्ट है, उसको आप पढ़ लेंगे, चीजों को दिमाग में बैठा लेंगे तो आप सवाल कर पाएंगे। ठीक, तो ये है हमारा मॉड्यूल नंबर 3। तो यहाँ तक जो बात थी वो थी पूरी की पूरी एनालॉग कम्युनिकेशन की। एनालॉग कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते, इजीली आप कर पाओगे, और इसको करने में हार्डली आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगर आप पर डे 5 to 6 आवर डिवोट कर रहे हो सिर्फ कम्युनिकेशन में, तो इसको पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हार्डली हार्डली 40 to 45 आवर्स में आप इसको कवर कर लोगे। ठीक, ये अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 की। मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो एक बड़ा मॉड्यूल है, और यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है,
रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। तो रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर उसके बारे में आप समझोगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि सर रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस में सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो बेसिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सीडीएफ और पीडीएफ के बारे में मालूम होना कि सीडीएफ और पीडीएफ सर क्या होते हैं रैंडम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो ये तो एकदम इस पर तो आप अपनी ग्रिप बना लें कि सीडीएफ और पीडीएफ क्या होते हैं, एकदम अच्छे से ग्रिप बना लें, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हम सबसे ज्यादा एफर्ट इसी चीजों पर, इन्हीं बेसिक टर्मिनोलॉजी पर डालते हैं, जिससे कि जब हमसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो तो उनको इन सब चीजों में दिक्कत ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चन भी बनता है वो इन्हीं बेसिक टर्मिनोलॉजी को कनेक्ट करके बनाया जाता है। तो सीडीएफ और पीडीएफ को ना आप बहुत ही ढंग से पढ़ें, समझें। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाएं, आप बाकायदा इसको प्रॉपरली अपने दिमाग में बैठा लें, तब जाकर, क्योंकि यही सीडीएफ और पीडीएफ से आगे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको इन पर बेसिक टर्मिनोलॉजी पर आपको फोकस करना है। फिर आते हैं सम स्पेशल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। स्पेशल रैंडम वेरिएबल आते हैं, स्पेशल रैंडम वेरिएबल को आप पढ़ोगे, जब जैसे स्पेशल रैंडम वेरिएबल को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिस्क्रीट हो गया, मिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो ये सब तरीके के आपको रैंडम वेरिएबल थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। और एक अच्छा टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये एकदम आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि ट्रांसफॉर्म आप एक रैंडम वेरिएबल से दूसरे रैंडम वेरिएबल में कर रहे हो। तो इसमें बस थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और मैथमेटिकल एनालिसिस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये टॉपिक आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और फिर एक सबसे अच्छा टॉपिक मुझे जो लगता है वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इस पर तो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता ही करता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम पर, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम किसी ना किसी क्वेश्चन में रिलेट हो जाएगी, अगर डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है तो इनडायरेक्ट पूछेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेट हो जाएगी। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक अच्छी, मतलब एक थ्योरम है जो, जिसके क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन इंफॉर्मेशन थ्योरी में भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इंफॉर्मेशन थ्योरी से भी रिलेट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे आप कई सारे मॉड्यूल में या डिजिटल कम्युनिकेशन में भी आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ये ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल इतना टफ नहीं होता। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, ये आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर में आपको मीन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, मीन स्क्वायर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ये सब चीजें स्टैटिस्टिकल पैरामीटर में आ जाती हैं। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, तो इजीली बन जाएगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पर दो डिस्ट्रीब्यूशन है जिनको आपको एकदम रट लेना है। ये मैथ में भी अगर आप पढ़ेंगे, मैथ के सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ के सिलेबस को पढ़ेंगे तो वहां भी पूछा जाए, वहां भी पढ़ाया जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और सर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, वहां भी पढ़ाया जाता है। तो इसको यहाँ भी पढ़ेंगे, और अगर आप मैथ से भी इसकी हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिलहाल ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपके एकदम दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। फिर जब इतना आप कंप्लीट करेंगे तब आपको पता चलेगा, तब आप मूव करेंगे रैंडम प्रोसेस की तरफ, कि जब आप रैंडम वेरिएबल में टाइम को अटैच कर देंगे देन इट बिकम्स द रैंडम प्रोसेस, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब रैंडम वेरिएबल को देखा जाएगा तब रैंडम प्रोसेस में आप पहुंच जाएंगे। और रैंडम प्रोसेस में आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे बाइट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस पर, ठीक है, बाइट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस पर। जब आप बाइट सेंस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है, कि हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तब हम यहाँ फोकस करेंगे। तो जब आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बारे में भी पता चलेगा कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एक्चुअल में बताती क्या है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पीएसडी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, ठीक है। ये फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बाइट सेंस रैंडम प्रोसेस को हम एलटीआई सिस्टम से पास कराएंगे। एलटीआई सिस्टम से पास कराने के बाद एग्जामिनर पूछता है कि अगर हम एक रैंडम प्रोसेस को पास करा रहे हैं एलटीआई सिस्टम से, तो जो आउटपुट मिल रहा है उस पर कितनी पावर जनरेट हो रही है, उसकी पावर निकालना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको रिलेट करने को मिलेंगी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलता है। फिर लास्ट में अगर इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा रैंडम बाइनरी प्रोसेस। तो रैंडम बाइनरी प्रोसेस ऐसा है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम है और आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो आप इसको पढ़ सकते हो।
लेकिन इतना टाइम आपको देना नहीं है रैंडम बाइनरी प्रोसेस पर। इस पर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक। लेकिन अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इसको लीव कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, और नेक्स्ट मॉड्यूल है सर हमारा, नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड बेसबैंड ट्रांसमिशन। और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन, एक्चुअल में डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में आने के लिए आपको करना क्या होगा सर, आप जब डिजिटल कम्युनिकेशन में आएंगे तो डिजिटल कम्युनिकेशन में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक्स स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे बेसिक ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ये तो सैम्पलिंग तो हम सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ते हैं, तो हम वहां से निकाल लेंगे, वहां से कॉन्सेप्ट ले लेंगे। तो सैम्पलिंग क्या है, बेसिक टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है, फ्लैट ऑफ सैम्पलिंग क्या है, नेचुरल सैम्पलिंग क्या है, तो ये हमें वहां से पता चल जाएगा। और बेसिक सैम्पलिंग का हम पढ़ेंगे भी तो हमको समझ में आता है बेसिक सैम्पलिंग के बारे में कि नाइक्वेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है। तो हम आराम से इसमें कर लेंगे, सैम्पलिंग में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके तुरंत बाद हमको मूव करना पड़ेगा क्वांटाइजेशन पर, यानी कि पीसीएम में, कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता कैसे है, ये क्वांटाइजर क्या वर्क करता है, क्वांटाइजर यूनिफॉर्म कैसे होता है, नॉन यूनिफॉर्म कैसे होता है। तो थोड़ा सा क्वांटाइजर की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्वांटाइजर का आपको निकालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो, जो कि हम यूज करते हैं पीसीएम में, ठीक है। तो ये पीसीएम हो जाएगा। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर पर तो कभी सवाल पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर टाइम है तो बेसिक आप इसका पढ़ सकते हो। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटर सिंबल इंटरफियरेंस, आईएसआई के बारे में जरूर पढ़िएगा कि आईएसआई क्या होता है और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, और ये आता किस वजह से है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण आईएसआई आता है। तो यहां से आप आईएसआई के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये फिर जब पीसीएम के बारे में आपको पता चल जाएगा कि सर सैम्पलिंग क्या होती है, क्वांटाइजेशन क्या होती है, एनकोडिंग क्या होती है, तीनों को मिलाकर हम पीसीएम बनाते हैं, पीसीएम में रिपीटर लगाते हैं। तो जब पीसीएम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब आप मूव करेंगे डीपीसीएम पर, कि डीपीसीएम की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। तो डीपीसीएम से आज तक जो सवाल पूछे गए वो थ्योरेटिकली पूछे गए, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि डीपीसीएम की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन फिर एक और एक कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है डेल्टा मॉड्यूलेशन। सर बड़ा अच्छा टॉपिक है डेल्टा मॉड्यूलेशन, जिसको बोलते हैं डीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन। इस डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर भी दो अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें रहते हैं, ठीक है। ये एक होता है स्लोप ओवरलोड एरर का, ठीक है, और एक रहता है ग्रैनुलर नॉइस का। ये दो रहते हैं इसमें डेल्टा मॉड्यूलेशन में, बड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट है। स्लोप ओवरलोड पर कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसको अवॉइड करने के लिए क्या कंडीशन होती है, न्यूमेरिकल बना दिया जाता है इसके ऊपर। तो बस आपको ये चीज समझनी है, स्लोप ओवरलोड कैसे हम रिमूव करते हैं, अगर कोई सिग्नल आता है तो हमको कैसे पता लगेगा कि कितना इसका स्लोप रखना है, तो वो कंडीशन क्या होती है, उन पर फोकस करना है। तो बड़ा अच्छा एक मॉड्यूलेशन है डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये सारे के सारे सोर्स कोडिंग टेक्निक है, ठीक। तो आपको ये सब चीजें पता रखनी है, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन पाएगा। सिर्फ डेल्टा मॉड्यूलेशन पढ़ लेने से, कि डेल्टा मॉड्यूलेशन 1 बिट मॉड्यूलेशन होता है सर, 1 बिट क्वांटाइजर यूज करते हैं, इतना बेसिक पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं, इन टॉपिक्स के बेस पर आपको पढ़ते हुए जाना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 6 पर, जो कि काफी बड़ा मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 6, जिसको बोलेंगे बैंड पास ट्रांसमिशन, ठीक है। बैंड पास ट्रांसमिशन, इसमें बेसिकली हम डिजिटल कम्युनिकेशन स्कीम के बारे में बात करते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग हो गया, बाइनरी शिफ्ट, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग हो गया, और बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग हो गया। तो इस तरीके की जो स्कीम आती हैं उनको हम इस पूरे बैंड पास ट्रांसमिशन में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको जितनी भी बाइनरी स्कीम्स हैं, चाहे वो एएस के हो, पीएस के हो या एफएस के हो, इनका आपको बेसिक याद करना है। आपको इनका रिसीवर देखना है किस तरीके से बना हुआ था, इसका ट्रांसमीटर, और इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स कि क्या होते हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन की इतनी नीड नहीं होती, लेकिन आप डायरेक्ट भी याद कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। उसके अलावा फिर आपको इनके डीमॉड्यूलेशन स्कीम तो मैं बता ही दिया हूँ। फिर आपको एम एरे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, यानी कि एम एरे जो मॉड्यूलेशन स्कीम होती है हमको उन पर बात करनी है, जितनी भी एम एरे मॉड्यूलेशन स्कीम होती है, चाहे वो एम एरे पीएस के हो, चाहे एम एरे एफएस के हो, ठीक है, चाहे एम एरे एएस के हो, ये सब के बेसिक्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तब जाकर आप ये मॉड्यूल जो है बैंड पास ट्रांसमिशन का कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में ज्यादा कुछ टफ नहीं है, लेकिन आपको बैठ के कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, टफ ज्यादा नहीं है लेकिन बैठ के आपको कॉन्सेप्ट इसके बनाने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे अच्छा जो मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल नंबर 7। मॉड्यूल नंबर 7, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ना
किसी दूसरे टॉपिक से रिलेट कर दिए जाते हैं। जैसे ये इस मॉड्यूल का नाम है नॉइस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉइस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन जो मॉड्यूल है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप 5 स्टार टॉपिक माने, यानी कि 5 स्टार मॉड्यूल माने। इसको पढ़ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉइस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे और यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमेशा कंसेप्चुअल ही रहते हैं। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक्सपोनेंशियल पीडीएफ दे रखे थे। तो यहाँ से जो पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन ना, वो हमेशा कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे, और जिसने जो भी गेट एस्पिरेंट इस पर अपनी पकड़ बना सकता है नॉइस एंड डिजिटल, यकीन मानिए उसका पूरा कम्युनिकेशन पर होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से लोग डरते हैं, लेकिन ये इतना टफ नहीं है। बस ये क्या है, इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस ज्यादा होती है, ठीक है, चीजें समझनी पड़ती हैं, अपने दिमाग में बैठानी पड़ती है, इसलिए इसको टफ बोलते हैं। हालांकि अगर एक बार आप चीजें मैथमेटिकल एनालिसिस समझ जाएंगे तो आपको उतना टफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैथमेटिकल एनालिसिस में आप वीक हैं, आपको डर लगता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से, आपको डर लगता है कि ज्यादा कैलकुलेशन आ गई तो मुझसे नहीं होगा, तो फिर आप ये छोड़ दें, फिर ये आपके बस की बात नहीं है। तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, तो इसमें आप टाइम दे सकते हैं, यहाँ आप चीजें समझ सकते हैं। हो सकता है एक बार में चीज आपको ना समझ में आए। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, नॉइस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको नॉइस चेक करनी है बेस बैंड रिसीवर में, ठीक है, यानी कि डम स्विच रिसीवर में आप चेक कर लीजिएगा जो भी नॉइस हम निकालते हैं उसका क्या नॉइस का फॉर्मूला आता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे निकालते हैं। फिर आते हैं मैच्ड फिल्टर पर। मैच्ड फिल्टर का बेसिक, यहाँ से बेसिक कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच्ड फिल्टर से, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैच्ड फिल्टर। इसका बेसिक आपको याद करना पड़ेगा, बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपको देखनी पड़ेगी बेस बैंड रिसीवर में, और अगर हम मैच्ड फिल्टर रिसीवर यूज करते हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या आती है, ठीक है ये। और जब हम गॉसियन नॉइस अटैच करते हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या आती है। और उन सबसे भी ऊपर है कि कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड। ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड वो वैल्यू होती है जहां पर हमको मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिलती है। तो ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड का कैलकुलेशन करना ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो इसको समझना अपने आप में बड़ी बात है। तो बस आपको यही चीजों पर होल्ड बनाना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा सर, एक टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है मैप डिकोडिंग और एमएल, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ पोस्टीरियर और मैक्सिमम लाइकलीहुड कंडीशन इनके बेस पर निकाली जाती है। क्या निकाला जाता है इनके बेस पर, एरर निकाली जाती है सर, एरर निकाली जाती है इनके बेस पर, ठीक है ये। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बेस पर एरर निकाली जाती है। तो यही टॉपिक को मैंने डिवाइड कर दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यूजिंग एमएल, ये एमएल है, एमएल डिकोडिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यूजिंग एमएल डिकोडिंग, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यूजिंग ऑप्टिमम रिसीवर, यानी कि जो मैप डिकोडिंग यूज करेगा। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं जिससे कि आपका जो होल्ड है वो नॉइस पे बन जाए, नॉइस इन डिजिटल कम्युनिकेशन में आपका होल्ड जो है हो जाए। तो इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट बन गए, चीजें आपको समझ में आ गई, तो आप इन्हीं के बेस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर किसी भी मॉड्यूलेशन स्कीम की निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर आपका होल्ड होना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आपका होल्ड होना बहुत जरूरी है। और लास्ट हमारा मॉड्यूल है जो है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड एरर कोडिंग। ये एकदम इजी है, ये मॉड्यूल आराम से इजी, और बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इजी कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। इसको आप हार्डली 10 से 15 घंटे में भी तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप बस फिर आप रिवीजन कर दो, इसके लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इतना मैथमेटिकल डेरिवेशन है नहीं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन रेट के बारे में पढ़ना है, सोर्स कोडिंग। बस यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो कंडीशनल एंट्रोपी निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है। कंडीशनल एंट्रोपी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि बेस थ्योरम की मदद से हम कंडीशनल एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक भी ऐसा है कि जो इजी है, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, इस पर समझना पड़ेगा कि वो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर ये चीज समझ में आ रही तो कंडीशनल एंट्रोपी तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर बाइनरी चैनल की बात कर लेंगे कि बाइनरी चैनल कौन कौन से होते हैं सर, ठीक है, बाइनरी सिमेट्रिक होता है, बाइनरी असिमेट्रिक होता है, बाइनरी इरेजर रहता है, ठीक है। तो कई तरीके के चैनल आते हैं, उनके बारे में बात होगी। फिर चैनल कैपेसिटी हमसे निकाली पूछी जाती है कि सर चैनल कैपेसिटी निकालो, यूजिंग बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की चैनल कैपेसिटी निकालो, या यूज करो यहाँ पर मैप कंडीशन, या फिर मैक्सिमम लाइकलीहुड कंडीशन यूज करो, मैप और एमएल कंडीशन यूज करो सर, उससे हमको जो है
एरर बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चैनल में कितनी आ रही है। तो यहाँ पर मैप और एमएल कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं। और फिर एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है सर चैनल कैपेसिटी थ्योरम का, जिसको बोलते हैं सैनन हार्टले थ्योरम। ठीक है, सैनन हार्टले थ्योरम फॉर कॉन्टिन्यूस चैनल के लिए निकाली जाती है, बी लॉग टू 1 प्लस एस एन आर। तो चैनल कैपेसिटी का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सी इक्वल टू वी लॉग बेस टू 1 प्लस एस एन आर। ठीक है, तो वहां से आप चैनल कैपेसिटी आप इजीली निकाल सकते हो ये। और लास्ट में आपको मिलेगा बेसिक ऑफ चैनल कोडिंग। ये बेसिक ऑफ चैनल कोडिंग यानी कि हैमिंग कोड, साइक्लिक कोड, लीनियर ब्लॉक कोड, ये तीनों कोडिंग स्कीम है। ये चैनल एरर करेक्टिंग कोड है। तो इनके बेसिक्स आपको पढ़ते हुए जाने। तो इनके तो अगर आप बेसिक्स भी पढ़ लोगे तो इस पर ऐसा सवाल नहीं बनता कि इसमें बहुत डीप में चले जाओ, आप बेसिक्स भी इसमें कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, यहाँ पर डेप्थ यानी कि कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा इन टॉपिक्स में। लेकिन आप एरर कंट्रोल कोडिंग की बात करेंगे तो बेसिक भी पढ़ जाएंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन थ्योरी के जो टॉपिक है उनके डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी। एकदम इजी है, टफ नहीं है, लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है मैंने उसकी आपको डिकोडिंग दिखाई कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जिससे कि आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे और इनके एक्स्ट्रा जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हो आप उनको ट्राई करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप ना अच्छा स्कोर कर पाएंगे किसमें, कम्युनिकेशन सिस्टम में। क्योंकि यहाँ से लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ इतना डरने की बात नहीं है, इतना टफ जो है वो ये सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर यहाँ से 12 या 13 मार्क्स का पूछा जाता है और अगर आपका सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 12 में से 10 या 11 मार्क्स आप निकाल पाओगे, इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, बस उसी कंडीशन में आप नहीं निकाल पाओगे जब आपको लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्ड एक एनालिसिस दिया आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं कम्युनिकेशन में, और अगर आप गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम अभी है। और टाइम अभी है, अगर आप 20 से 25 दिन भी देते हैं कम्युनिकेशन पढ़ने में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। ओके, तो इस तरीके के मैं डिटेल्ड वीडियो और भी आपको लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू वेरी मच।